चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए। और दर्शकों, आज की पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि चाइनीज कंपनियों ने बहुत बड़ी जासूसी की तैयारी की थी। लेकिन दर्शकों, उसके पहले ही भारत ने इसका इलाज खोज लिया है, क्योंकि कई फोन्स हैं जो चाइना में बनते हैं, वहां से आते हैं, या उनकी चिप चाइना में बनती है। तो क्या ये आपके लिए खतरा है? दिखाएंगे आपको कि कैसे चीनी कंपनियों पर, उनके फोन्स पर भारत ने स्ट्राइक की है। देखिए तस्वीर। भारत ने बता दिया है कि अगर राष्ट्र के खिलाफ कोई भी साजिश होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। मेटा के बाद अब चीनी मोबाइल पर स्ट्राइक की तैयारी है, और यह स्ट्राइक दर्शकों भारत के, राष्ट्र के, आपके हित में की जा रही है। और इसकी सरकार ने क्या तैयारी की है, मैं आपको पूरी डिटेल आज देने वाला हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। भारत की तैयारी क्या है दर्शकों? ब्रिक्स से पहले पूरी तरह से सुरक्षा भी देखी जाए और भारत का हित देखा जाए। 2 कदम क्या उठाए मैं आपको बताता हूं। पहला, चीनी मोबाइल कंपनियों पर शिकंजा कसा गया है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हेरफेर करने की तैयारी थी। यह सॉफ्टवेयर के जरिए होता, चिप के जरिए होता, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर दर्शकों, अरुणाचल पर चीन लगातार साजिशें करता रहता है, लेकिन ड्रैगन की साजिश को आज भारत ने धोबी पछाड़ मारा है, आम भाषा में कहूं तो, क्योंकि भारत ने बता दिया कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। अब मैं आपको बताऊं दर्शकों, हो क्या रहा है। चीनी मोबाइल डेटा की चोरी कर रहे हैं, और दुनिया में सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है। चीन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि फोन में दावा किया जा रहा है कि बग डाला जाता है और वो आपकी जासूसी करता है। दिखाइए जरा इसे। चीन के जितने भी डिवाइसेस हैं, अब वो जांच के दायरे में आ गए, क्योंकि उन पर शक बढ़ गया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि आखिर तैयारी क्या की गई है। आपको बताएं, जो अफसर हैं, जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं, अब तलब किया गया है। और सोचिए आप, चीनी मोबाइल कंपनी के इन अफसरों को तलब करने का मतलब, यानी कोई ना कोई गड़बड़ी की आशंका है। ये ऐसा कदम उठा रहे थे जो आपके लिए, भारत के लिए, हमारे लिए खतरा था। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर मैं आपको बता रहा हूं, चीन को लेकर भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। लेकिन इसको लेकर भारत ने पहले से क्या तैयारी की है और आगे भविष्य की क्या रणनीति बनाई है, आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कदम उठाए गए। मेटा केस के बाद सरकार हर देश विरोधी खतरे से निपट रही है। सबसे बड़ी खबर, गृह मंत्रालय की नजर अब चीनी मोबाइल कंपनियों पर है दर्शकों। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक
चाइनीज फोन्स में जासूसी बग का शक है। ये बहुत बड़ी खबर है आपके फोन से जुड़ी हुई। चीनी कंपनियां जानबूझकर चीन से इंपोर्ट कर चिपसेट लगा रही हैं। दर्शकों, खुफिया एजेंसियों ने चीनी फोन के चिपसेट को लेकर चिंता जाहिर की है। यानी चीनी कंपनियों के फोन में एक ऐसा बग मिला है जिससे जासूसी हो सकती है। दर्शकों, क्योंकि इंस्टॉल्ड बग, ये प्री इंस्टॉल्ड बग के जरिए डेटा सीधे चीनी सर्वर पर जा सकता है। बड़ी बात क्या, खुफिया एजेंसियों ने इन कंपनीज को पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन वार्निंग के बावजूद इंपोर्टेड चिपसेट का इस्तेमाल बंद नहीं किया इन लोगों ने। सोचिए आप, इनकी हिम्मत कितनी हो गई। अब सरकार इन चीनी कंपनियों के अफसरों को तलब करने की तैयारी में है। जासूसी की आशंका के अलावा बड़े स्तर पर टैक्स चोरी की भी आशंका है, उसका भी शक है। ये कंपनीज दर्शकों रॉयल्टी और लाइसेंस फीस में भी चोरी का पैसा विदेश भेजती हैं। चीनी मोबाइल कंपनीज की इस जालसाजी पर अब पूरी तरह से ब्रेक लगने वाला है। दर्शकों, इस चालबाजी पर पूरी तरह से सरकार की ब्रेक लगाने की तैयारी है। सुनिए जरा। देखिए, अगर आपके घर में सेंध लगानी हो तो आपके मोबाइल नेटवर्क में सेंध लगा देनी चाहिए, सब कुछ वहां मिल जाएगा। चीन को यह बेसिक सिद्धांत मालूम है और इसलिए चीन लगातार भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए लगातार चेष्टाएं करता रहता है। तो ये सिलसिला चल रहा है। और दूसरी बात क्या है, भारत का डेटा इसलिए भी चीन चाहता है ताकि उसका विश्लेषण कर वो आइडेंटिफाई कर सके कहाँ खामियां हैं, जिनका शोषण कर, जिनको एक्सप्लॉइट करते हुए वो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा इस तरह की मुफ्त आपको सेवाएं, मुफ्त प्रकार के प्रोडक्ट्स देता है ताकि कहीं ना कहीं आपको डेटा ऑब्जेक्ट के तौर पर अपने जाल में फंसा दे, आपका डेटा एकत्रित कर ले, उसका इस्तेमाल कर, एनालिसिस कर और अल्टीमेटली भारत को टारगेट कर सके। तो ये जो फिलहाल निर्णय हुआ है, अच्छा है। लेकिन दर्शकों, चिंता वाली बात क्यों है? क्योंकि जो चाइनीज फोन्स हैं उन्होंने भारत का एक बहुत बड़ा मार्केट कवर किया है। आपको बताता हूं दर्शकों एक आंकड़ा जो चौंकाने वाला है। 70% चीनी फोन की हिस्सेदारी भारतीय बाजार में है। सोचिए दर्शकों, यानी आपके पास भी हो सकता है चाइनीज फोन, और इसलिए यह चिंता की बात है। लेकिन दर्शकों, चाइनीज फोन में ऐसा है क्या? इसको लेकर भी कई जगह सवाल उठे, क्योंकि लोगों ने कहा हम तो कई समय से, लंबे समय से इसी तरह के फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं चाइनीज कंपनी के जितने भी फोन हैं उसमें संदिग्ध क्या है। सबसे पहले दर्शकों, इंपोर्टेड चिपसेट, ये सबसे घातक चीज है और चीन को डेटा ट्रांसफर किया जाता है। कैसे दर्शकों? क्योंकि प्री इंस्टॉल बग है, जो चिपसेट है उसमें प्री इंस्टॉल बग है जिससे सीधे चीन को डेटा ट्रांसफर किया जाता है। और सोर्स कोड को छिपाना, इसके पीछे भी लोग कारण पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। और दर्शकों, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि जितने भी चाइनीज फोन हैं उनको लेकर सवाल उठता रहा है, और आज से नहीं, लंबे समय से उठ रहा है। और यह सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि चीन ऐसी ही हरकतें पहले भी करता है और इस बार भी चाइना पर यही शक है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, चीनी फोन का भारतीय बाजार में 70% कब्जा है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात तो यही है, यानी हर 100 में से 70 फोन चीनी कंपनियों के हैं। हालांकि ये कंपनियां भारतीय कानून और नियम को फॉलो करती हैं, लेकिन चीनी कंपनियां कई ऐसे दाव चलती हैं जिन पर शक गहरा जाता है। किसी भी मोबाइल में चिपसेट उसका दिमाग मान लीजिए आप, इसमें पाया जाने वाला खतरा बहुत खतरनाक माना जाता है दर्शकों, क्योंकि चिपसेट के हार्डवेयर बैकडोर को आसानी से पकड़ नहीं पाते। समझिए इसे। इसलिए भारत में नॉन ट्रस्टेड चिपसेट के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई, क्योंकि इंपोर्टेड चिपसेट के अंदर छिपे हुए माइक्रो चिप्स हो सकते हैं और चिपसेट में बग इंस्टॉल हो तो चीनी सरकार दूर से फोन को कंट्रोल करती है। यहां तक कि फोन स्विच ऑफ भी अगर आपका है दर्शकों, तब भी डेटा लीक या जासूसी की जा सकती है। सोचिए आप, ये कितना खतरनाक है। फिर आता है मालवेयर। आमतौर पर स्मार्टफोन एंड्रॉइड सिस्टम से चलते हैं दर्शकों, आपका फोन भी चलता होगा, उठाकर देखिए उसे। लेकिन चीनी कंपनियां
एंड्रॉयड पर खुद का कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर डाल देती हैं। इसमें स्पाईवेयर होते हैं दर्शकों, मॉलवेयर होते हैं, पहले से इंस्टॉल एप्स, ब्लोटवेयर छिपे हुए होते हैं। ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपके कैमरे, माइक और लोकेशन का एक्सेस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बताइए मुझे। खुफिया एजेंसीज तो ये मानती हैं दर्शकों कि चीनी सरकार के इशारे पर ये कंपनियां कभी भी एक सॉफ्टवेयर अपडेट से फोन को करोड़ों लाइव जासूसी डिवाइस में बदल सकती हैं। कितना खतरनाक है। सरकार की तीसरी आशंका भारतीय यूजर्स के डेटा की चोरी से जुड़ी हुई है। खुफिया एजेंसी को जो संदिग्ध बग मिले, उनका सर्वर दर्शकों विदेश में है। ये सबसे बड़ा और सीधा खतरा है जो हर सेकंड डेटा चोरी करता है। मान लीजिए दर्शकों, आपने क्लाउड बैकअप पर अपने नंबर, फोटोज और कुछ वीडियोस भी सेव किए हों। बैकअप लेते वक्त यह डेटा चीन के क्लाउड सर्वर पर भेजा जाता है। और आपको बताऊं, चीन में 2017 में प्राइवेट कंपनियों को लेकर सख्त कानून भी बना था। कानून के मुताबिक सरकार के मांगने पर सारा डेटा सौंपना अनिवार्य है। यानी लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में तैनात सैनिक इन फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके जीपीएस लोकेशन डेटा से चीन को भारतीय सेना की मूवमेंट तक का पता लग सकता है। सोचिए आप, ये कितने खतरनाक। लेकिन अब डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस पर एक्शन की तैयारी है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। हमारे फोन्स के अंदर जो चिपसेट लगे होते हैं वो ज्यादातर चाइना के द्वारा वहां के जो डेवलपर्स वो बनाते हैं। वो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बैकडोर छोड़ देते हैं, जिस एक ऐसा रास्ता जिसके द्वारा आपके मोबाइल का जो भी इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है या फिर आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा, वो आप अपने वहीं से बैठे हुए वो डेवलपर्स, वो कंपनीज एक्सेस कर सकती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऐसे बैकडोर्स, ऐसे जो चिपसेट्स हैं जिनको कि वॉर जैसी सिचुएशन में नेशनल सिक्योरिटी लेवल पर अगर इस तरह का कोई इम्पैक्ट आता है जहां पे चाइना और इंडिया के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो चाइना को वो एडवांटेज ना हो कि वो हमारे सिस्टम्स का डेटा, हमारे यूजर्स का डेटा, हमारे आर्मी सोल्जर्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज कर सके। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह के चीजों को रोका जाए। इसलिए इस तरह की चाइनीज कंपनीज पे, चिपसेट्स पर, बग्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखा जा रहा है कि किस तरह से इनको रोका जाए। और गवर्नमेंट इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना चाहती है कि ऐसी कंपनीज, ऐसे चिपसेट्स को भारत में यूज ना किए जा सके। ये तो पहली स्ट्राइक थी दर्शकों चाइना पर। अब बात करेंगे दूसरी स्ट्राइक की। यह भी दर्शकों ऐसी स्ट्राइक है जिससे ड्रैगन बिलबिला गया है। अरुणाचल में भारत का नेम गेम दर्शकों, यह कूटनीतिक तौर पर बहुत बड़ा कदम है। कैसे, आइए आपको समझाते हैं। दिखाइए दर्शकों पहली तस्वीर। दर्शकों को पहली तस्वीर दिखा रहे हैं हम। चीन की चालबाजियों पर कैसे ब्रेक लगाया भारत ने, आप देखिए इस मैप के जरिए समझिए। चाइना की कोशिश हमेशा दर्शकों कब्जे की रही है। उसकी विस्तारवाद की नीति है, यानी अपने क्षेत्र को बढ़ाना, और उसकी नजर रहती है दर्शकों अरुणाचल पर। लेकिन भारत ने इसका तोड़ निकाला और 27 जगह का नाम जोड़ दिया है। क्या है वो, आपको आगे बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। आपको याद होगा दर्शकों, 2017 से अब तक चीन क्या करता है, अलग अलग जगह के नाम रख देता है, और यह हरकत दुनिया भर में चर्चा का विषय बनती है, क्योंकि चीन नाम से छेड़छाड़ करता है। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, आपको याद होगा तवांग में क्या हुआ था, याद है ना। उस दौरान चीनी आर्मी से भारतीय सेना की झड़प हुई थी, और इस झड़प में भारत ने बता दिया था कि भारत की 1 इंच जमीन कोई नहीं ले सकता, 1 इंच जमीन। और इसके लिए भारतीय सेना वहां पर डटकर मैदान में खड़ी हुई थी। देखिए जरा तस्वीर दिखाइए इसे। मैं दर्शकों आपको कुछ साल पीछे लेकर चलता हूं। साल 2008 की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जब मनमोहन सिंह अरुणाचल दौरे पर गए और चीन ने इसका खुलकर विरोध किया था। सोचिए आप, अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और विरोध करता है चीन। लेकिन अब हम चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं, और उसकी तैयारी हमने कर ली है। उसकी तैयारी क्या है दर्शकों, भारत ने अरुणाचल को लेकर जो कदम उठाया है उसकी देश भर में सराहना होनी चाहिए, और विशेष तौर पर अरुणाचल के लोगों को लेकर भारत ने जो कदम उठाया वो वाकई काबिल तारीफ है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। ये भारत का मैप आप देख रहे हैं दर्शकों, भारत का नक्शा, और ये है अरुणाचल प्रदेश जो हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ने अरुणाचल को लेकर
चीन की मनमानी पर स्ट्राइक कर दी है। अरुणाचल प्रदेश की 27 जगह आधिकारिक नक्शे पर दर्ज की गई है। मैप में लोंगजू, माजा, जोला और रिजाला जैसी जगह को शामिल किया गया है। दरअसल चीन अरुणाचल को लेकर तरह तरह की चालबाजी करता रहा है, यह उसकी आदत है। चंद दिन पहले दर्शकों आपको बताऊं, चीन ने कई जगह के नाम बदलने की कोशिश की। नाम बदलना कार्टोग्राफिक अग्रेशन यानी नक्शे के जरिए घुसपैठ होती है और चीन ने साल 2017 से अब तक 90 से ज्यादा जगह के मनगढ़ंत कोई भी चीनी नाम, सिंग, सांग, सू कुछ भी रख दिया ताकि वैश्विक स्तर पर वो अरुणाचल को विवादित क्षेत्र साबित कर सके। लेकिन भारत ने दर्शकों जिनपिंग के इरादों पर पानी फेरकर 27 जगह मैप में शामिल किए हैं। दरअसल अरुणाचल को लेकर चीन से भारत का विवाद बहुत पुराना है दर्शकों। पहले चीन भारतीय प्रधानमंत्री के अरुणाचल दौरे पर भी सवाल करता था। 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अरुणाचल दौरे का चीन ने विरोध भी कर दिया था। 2022 में 300 चीनी सैनिकों ने तवांग में घुसपैठ की कोशिश भी की थी। और आपको बताऊं, तब इंडियन आर्मी के जवानों ने चीन के सैनिकों को तगड़ा सबक सिखाया था। और दर्शकों, अब अरुणाचल में भारत सिर्फ मैप पर जगह को दर्ज नहीं करा रहा है, सुन लीजिए, बल्कि इन जगह पर भारत तेजी से बुनियादी ढांचा भी विकसित कर रहा है। जैसे 2014 से अब तक अरुणाचल में 20,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। तवांग तक हर मौसम में पहुंचने के लिए सेला टनल का निर्माण भी किया गया है दर्शकों। और ये भारत का आत्मनिर्भरता के प्रति दृढ़ निश्चय बताता है। सुनिए जरा। भारत सरकार ने घोषणा की है कि अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थान हैं और उनके जो लीगल नाम हैं, जो भारतीय नाम हैं, वो मैप में दर्ज किए हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं किसी को संदेह ना हो, किसी को डाउट ना हो कि ये हमारा इलाका है। चीन पूरे एशिया पर हुकूमत करना चाहता है, लेकिन समस्या क्या है, एक चट्टान है उसके सामने, चट्टान का नाम भारत है। तो इसको हम कार्टोग्राफिक अग्रेशन कहते हैं। नाम बदल दिया, ये है वो है। मैं कल बीजिंग का नाम बदल देता हूँ, मैं उसको बिलासपुर कह देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हकीकत नहीं बदलती है, सच्चाई नहीं बदलती है नाम बदलने से। हम किसी की धरती नहीं चाहते, हम विस्तारवादी नहीं है, चीन है। चीन को पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जिहादिस्तान को पानी की बहुत बड़ी समस्या, और हो सकता है कि कुछ सालों में, कुछ महीनों में बांग्लादेश को भी समस्या हो जाए। ये सब अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखते हैं, चीन खासतौर से। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपकी सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है दर्शकों। कई न्यूज चैनल का उस पर ध्यान नहीं है दर्शकों, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, भारतीयों की सुरक्षा बड़ी जरूरी है। और खबर यह है दर्शकों कि हाल ही में एक एयर इंडिया की फ्लाइट थी जिसमें टर्बुलेंस हुआ था। हवा में इतनी तेजी से प्लेन का ऊपर नीचे इधर उधर जाना जिससे यात्रियों को बहुत नुकसान पहुंचा है, वो घायल भी हुए हैं। लेकिन पायलट दर्शकों नशे में था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। पहली तस्वीर दिखाइए जरा। एयर इंडिया की फ्लाइट, ये वही फ्लाइट है दर्शकों, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए आप आसमान में कई हजार फीट ऊंचाई पर, और प्लेन में अगर ये स्थिति बने तो क्या होगा, दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। Please fasten your seatbelt. This is emergency. Please fasten your seatbelt. Nobody should get up. Fasten your seatbelt. सोचिए आप, अंदर तक सामान बिखर गया, सब कुछ टूट गया, और अब खबर क्या आई है दर्शकों, पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। डोप टेस्ट वो टेस्ट होता है दर्शकों जो जरूरी होता है अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, और इसमें पायलट का पॉजिटिव आना इस ओर इशारा करता है कि पायलट नशे में था। वो किसका नशा था ये बाद में पता चलेगा। अगली तस्वीर दिखाइए। अब दर्शकों आपको बताते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स इसको लेकर बड़ी बात कही है, सुनवाइए जरा क्या कह रहे हैं। खुलासा किया गया, जो ये फुकेत से दिल्ली की जो फ्लाइट आ रही थी एयर इंडिया की, इसमें खुलासा किया गया है कि पायलट का लैंडिंग के बाद साइकोएक्टिव टेस्ट हुआ है।
अब दर्शकों हम आपको एआई के जरिए समझाते हैं कि आखिर उस दौरान आसमान में हुआ क्या था। इसको फुल फ्रेम दिखाइए, रिप्ले करके। दर्शकों यानी एकाएक प्लेन सीधा चल रहा है, देखा आपने। वापस इस तस्वीर से आइए, प्लेन सीधा चल रहा है दर्शकों, आपने देखा, और एकाएक ये लगभग बहुत तेजी से नीचे जाता है। 300 फीट, सोचिए आप, 300 फीट नीचे जाना यात्रियों को घबराहट में डाल देता है। अगली तस्वीर दिखाइए, आपको बताएं। और एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 फ्लाइट, 137 पैसेंजर इसमें सवार थे। दर्शक दिखाइए जरा इस तस्वीर को और देखिए क्या हालत हुई थी। कई लोग घबरा गए थे, कई लोग घायल हुए थे और शीशे तक टूट गए थे। आपको बताता हूं, इसमें जो यात्री घायल थे उनकी तस्वीर भी देख लीजिए आप। ये देखिए, किसी की आंख में चोट आई है, किसी का हाथ खराब हो गया, किसी के पैर में चोट आई है। आप सोचिए जरा, हवा में इतनी बड़ी घटना और इसको लेकर सवाल उठना लाजमी है दर्शकों। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था। 4 अगस्त को हुआ क्या था, ये जान लीजिए। फुकेट से दिल्ली की ओर फ्लाइट आ रही थी दर्शकों, और उसमें एकाएक टर्बुलेंस होता है। और इसमें क्या होता है दर्शकों, विमान अचानक 300 फीट नीचे आने लगता है। यात्री घबरा जाते हैं। 13 यात्री और 4 कैबिन क्रू मेंबर्स इसमें घायल हो जाते हैं दर्शकों, और 17 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सोचिए आप, ऐसी घटना घटी। लेकिन इसको लेकर अब खुलासा हुआ कि पायलट नशे में था, और यह खुलासा यात्री भी अपनी बातों से करते हैं। सुनिए सर। He was focused more on कि हम वीडियो या फोटो ना बनाएं। So that was very unsettling. In that incident, जब वो सब कुछ हुआ है, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए कि सब डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, and what are you focusing on? And also I would like to mention 2 things. एक तो फ्लाइट 45 मिनट पहले लैंड हो गई, so वो नहीं समझ आया कि how did it happen. Then when I checked the flight data on these online websites, so the data for 1 hour and 10 minutes during this incident, before and after, that data is missing. Actually जब हम लैंड करे तो वहां पर तैयारी तो कोई नहीं थी इनकी. There was only one doctor from Medanta. अब सोचिए दर्शकों, यात्री अगर वीडियो बना रहा है इस स्थिति में तो उससे मना किया जा रहा है। तो सवाल यह पूछा गया कि आखिर आप मना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब जो खुलासा हुआ है दर्शकों वो चौंकाने वाला है। कैसे, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया के विमान में टर्बुलेंस हुआ था दर्शकों, और इसे एडजस्ट करिए। AI 2379 विमान में अचानक हवा में टर्बुलेंस होता है और वो 300 फीट नीचे आ जाता है। जानकारी यह भी है कि 137 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर की जान खतरे में आ गई थी। 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर घायल भी हुए थे। अब इस मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ दर्शकों। खुलासा यह कि विमान में मौजूद कैप्टन का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। पायलट का डोप टेस्ट नशीले पदार्थों के लिए पॉजिटिव आया है। पायलट का डोप टेस्ट एयरक्राफ्ट के दिल्ली में लैंड करने के बाद ही किया गया था। घटना के बाद तय SOPs के तहत दोनों पायलट्स का डोप टेस्ट कराया गया। हालांकि एयर इंडिया ने इस पॉजिटिव रिजल्ट की पुष्टि नहीं की है और ना ही एयर इंडिया ने इससे पूरी तरह इनकार किया है। एयरलाइन का कहना है कि स्क्रीनिंग के नतीजे अभी तक शेयर नहीं किए गए। DGCA की जांच रिपोर्ट आने के बाद तय किया गया है कि आगे क्या करना है। आपको जानकारी दे दें, मामले में नागरिक उड्डयन मंत्री और मंत्रालय के बयान भी सामने आए हैं। मंत्रालय ने इसे गंभीर मामला माना है और उचित जांच की बात भी कही है। इस घटना को गंभीर विमानन घटना के रूप में भी दर्ज किया गया है। टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट आने तक दोनों पायलट को रोस्टर से हटा दिया गया है, यानी अब ये कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे। सुनवाते हैं यात्रियों का क्या कहना है और हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। 4 अगस्त के दिन फुकेट से जो दिल्ली एयर इंडिया की फ़्लाइट आ रही थी, उस फ्लाइट में भारी टर्बुलेंस हुआ, गंभीर टर्बुलेंस था, जिसकी वजह से वो फ्लाइट 300 मीटर नीचे आ गई। इसमें 20 लोग घायल हो गए और अब इस पर जांच चल रही है। लेकिन खबर ये निकलकर सामने आई है कि दोनों पायलट्स, जिन पायलट्स का डोप टेस्ट किया गया था, उस डोप टेस्ट को लेकर इन्फॉर्मेशन ये है कि वो पॉजिटिव पाया गया है और वो पॉजिटिव बताया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि उनके शरीर में कोई साइको एक्टिव या फिर कोई ड्रग सब्सटेंस मौजूद था। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से इस पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। उनका कहना ये है कि वो टेस्ट रिजल्ट्स हमारे पास अभी तक नहीं आए हैं।
लेकिन दूसरी तरफ अगर पायलट्स के डोप टेस्ट पॉजिटिव आते हैं वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर देते हैं, लापरवाही पर भी सवाल उठाते हैं। मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया, 2, 2.5, 3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका। तो पायलट्स का मतलब समझते हैं कि एकदम बहुत टिप टॉप आएंगे और बहुत अच्छे से वेल बिहेव होंगे, तो वो तो जब ही समझ में आ गया था। फिर हमको भी बाद में लगा, जब वो बाद में निकल के बाहर आया था, गुस्से में ही थोड़ा सा आया, तब लगा तो सही कि वो ही इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। इसका एक्चुअली हम लोग को बहुत शक था, क्योंकि जो पायलट का डिमीनर था, जो उन्होंने पहनावा उनका जैसे दिख रहा था, शर्ट वगैरह बहुत क्रीज था, मतलब उसके अंदर टकटिन भी नहीं था, और उनका जो चाल था वो भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे एक्सीडेंट के बाद या टर्बुलेंस के बाद, तो वो पूरा लग रहा था कि वो नशे में हैं। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं युद्ध के मैदान में एक बार फिर चिंगारी उठने लगी है और ऐसा लगता है कि इस बार फिर से जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि ईरान समर्थित हूती मान नहीं रहे और मोस्तफा खामनेई भी सामने आ गए हैं। पहली तस्वीर दिखाइए, हूतियों ने सऊदी रिफाइनरी पर जबरदस्त हमला किया है। दर्शकों देखिए जरा, इसे फुल फ्रेम दिखाइए। यानी हूती विद्रोही जो ईरानी समर्थित हैं, वो अब सऊदी पर लगातार हमला कर रहे हैं। ये तेल रिफाइनरी पर हमला आपने देखा दर्शकों। अब आपको बताते हैं गैस फैसिलिटी पर भी जोरदार हमला हुआ है। दिखाइए जरा इस तस्वीर को, एमएन सुनाइए इसका। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं, हूती विद्रोही लगातार ऐसी जगह पर हमला कर रहे हैं जो सऊदी के लिए चुनौती बन गया है। पहले गैस फैसिलिटी, रिफाइनरी और अब बंदरगाहों पर भी हमले होने लगे हैं। यानी हर उस जगह पर हमले किए जा रहे हैं जिससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़े। अब दर्शकों आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो ये साबित करता है कि हूती विद्रोही टारगेटेड अटैक कर रहे हैं। यहां सऊदी की फैक्ट्रियों पर भी हमले की तस्वीर सामने आई है। दिखाइए जरा इसे, एमएन सुनाइए इसका। लेकिन दर्शकों अब रिहायशी इलाकों पर भी हमले होने लगे, जो यह बता रहा है कि ईरान चाहता है कि जंग फिर से भड़के और हूतियों के कंधे पर बंदूक रख के हमला किया जा रहा है। लेकिन दर्शकों एक और खबर आपको बता दो, सिर्फ सऊदी नहीं, यमन में तैनात सेना पर भी हमले किए जा रहे हैं। दिखाइए जरा, ये आप देखिए कैसे यहां पर गोलियों की बौछार हो गई। सुनवाइए जरा ऐसे, फुल फ्रेम दिखाइए, एमएन सुनाइए। लेकिन दर्शकों आज एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आई जो अभी तक युद्ध में देखी नहीं गई और पूछा जा रहा था मोस्तफा खामनेई कहां है, खलीफा कहां है, जो अपने पिता के जनाजे में नहीं आया, उसकी एक तस्वीर सामने आई। ये देखिए, हालांकि इस तस्वीर को लेकर भी संदेह है, सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आप देखिए इसमें कोई आवाज नहीं है, लेकिन मोस्तफा खामनेई अपने लोगों से बात कर रहे हैं। दिखाइए जरा इसे, फुल फ्रेम दिखाइए। दावा किया जा रहा है कि ये मोस्तफा का वीडियो है, उसके बारे में आपको बताएं। लेकिन खबर यह थी दर्शकों कि जब आयतुल्ला अली खामनेई को मारने के लिए अमेरिका ने हमला किया था, उस वक्त मोस्तफा की भी मौत हो गई थी। लेकिन अब मोस्तफा खामनेई जैसे ही सामने आए
तो सवाल उठा कि इतने दिन मोस्तफा थे कहाँ, क्या उनका इलाज चल रहा था, और अगर इलाज चल रहा था तो इतने दिन बाद वीडियो क्यों बनाया, क्या वो खलीफा के जनाजे में भी छिपकर शामिल हुआ था। तमाम सवालों के बीच आपको खबर बताऊं दर्शकों, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध के आसार बढ़ गए हैं। हूती विद्रोही सऊदी अरब पर लगातार हमला कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है, और अमेरिका बड़ी कार्रवाई करेगा तो ईरान फिर से जंग में कूदेगा, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। जब तक आप यमन की तस्वीर देखेंगे तो समझ आएगा यमन की सरकार को सऊदी अरब का समर्थन है, वहां पर सेना भी तैनात है। इस बीच ईरान ने एक बड़ा माइंड गेम खेला है दर्शकों। ईरान ने मोस्तफा का एक वीडियो जारी किया। युद्ध के बाद मोस्तफा खामनेई का ये पहला वीडियो है जिसमें मोस्तफा खामनेई जमीन पर बैठकर बातें कर रहे हैं। मोस्तफा खामनेई के अगल और बगल दोनों तरफ दर्शकों 5 से 6 लोग बैठे हुए। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मोस्तफा अब तक नजर नहीं आए थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके जरिए ईरान यह बताना चाहता है कि उसका सुप्रीम लीडर जिंदा है दर्शकों। लेकिन इस वीडियो को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे। वीडियो कब और कहां रिकॉर्ड किया गया, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। ईरानी मीडिया की ओर से जारी इस वीडियो के बाद ईरान अब तक चुप है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में कुछ लोग इसे ईरान का प्रोपेगेंडा वीडियो भी बता रहे हैं। इस वीडियो को कुछ लोग AI जनरेटेड भी बताते हैं, क्योंकि वीडियो केवल एक एंगल से शूट किया गया है, दूसरा एंगल बिल्कुल नहीं दिखता है। अब बड़ी बात क्या, मोस्तफा के पैर चादर से ढके हुए हैं, उनके पैर पर भी कोई हरकत नहीं होती है। अब दावा तो यह भी किया जा रहा है कि उनका पैर इस हमले में काफी ज्यादा घायल अवस्था में था। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कहते हैं। हार्डलाइनर्स ये तो कह रहे हैं कि हमें तो ये MOU करना ही नहीं चाहिए था, जंग रोकनी ही नहीं चाहिए थी ट्रंप के साथ जो चल रही थी इसराइल के साथ। गलती करी हमने जल्दी जंग रोक के, हम ट्रंप को और पीछे बैकफुट पे कर सकते थे। और इसी के चलते अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो बातें हो रही है उसमें ईरान ने अपनी कुछ और टफ कंडीशंस रख दी हैं कि हम खोलेंगे परंतु पहले तुम ये करो। तो ये हार्ड लाइन पोजीशन ईरान के अंदर लीडरशिप की इंडिकेट करता है। और इस समय ऐसे वीडियो आने से ये होता है कि भाई हाँ खामेनेई है, तो जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं हार्ड लाइनर्स द्वारा उसका सपोर्ट है उन डिसीजंस के लिए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ईरान एक तरफ माइंड गेम खेल रहा है और दूसरी तरफ यह भी दावा करता है कि वो अमेरिका और इजराइल को पीछे धकेल रहा है। अब इजराइल के फाइटर जेट गिराने का ईरान की तरफ से दावा है। दिखाइए जरा इसे फोटो। ये ईरान का दावा है दर्शकों। लेकिन दर्शकों आप सोचिए जरा, एक तरफ ईरान हूती को समर्थन दे रहा है, हूती सऊदी पर अटैक कर रहा है, और सऊदी के बीच पाकिस्तान तुर्की अब दोनों आ गए। खबर यह है कि इनके बीच में पैक्ट हो चुका है दर्शकों कि अगर किसी पर हमला हुआ तो युद्ध लड़ा जाएगा, यानी उसका बचाव किया जाएगा। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर सऊदी पर हमला हो रहा है तो शहबाज कहां है, वो डरपोक मुनीर कहां है, वो चालबाज एर्दोगन कहां है? क्योंकि अभी तक तीनों के बीच में पैक्ट की बातें थी दर्शकों, लेकिन अब तो खबर यह है कि सऊदी अकेला बचा हुआ है। अमेरिका ईरान युद्ध पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है दर्शकों। दोनों के बीच कभी भी जंग फिर से शुरू हो सकती है। इस बीच हूती विद्रोहियों ने माहौल को और खराब कर दिया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही सऊदी पर लगातार हमला कर रहे हैं। हूतियों ने अल जुबैल में अरामको गैस प्लांट पर भीषण हमला किया। अल जुबैल सऊदी का पेट्रोकेमिकल और इंडस्ट्रियल हब्स में से एक है। अल जुबैल दुनिया भर में 6 से 8% पेट्रोकेमिकल सप्लाई करता है। आपको बताएं, सऊदी अरब की GDP में 7% से ज्यादा इसका योगदान है। और हूती विद्रोहियों ने सऊदी के बंदरगाह और फैक्ट्रीज पर भी हमले किए हैं। ईरान समर्थित इन संगठनों ने रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया है। अब ऐसे में इस हमले के बाद पाक और तुर्की की बड़ी परीक्षा है। सऊदी के साथ इन दोनों ने कल ही एक पैक्ट पर साइन किया है, जिसमें एक देश पर हमला दर्ज को तीनों पर हमला माना जाएगा। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की अभी तक चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे। इस बीच इजराइल एक बार फिर एक्शन में है। इजराइल ने सीधे सीधे ईरान को टारगेट किया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान लगातार हरकतें कर रहा है, वो विद्रोही आतंकी संगठनों को भड़काकर हमले करवा रहा है।
लेकिन उसे किसी भी हाल में परमाणु बम बनाने नहीं दिया जाएगा। और इतना ही नहीं दर्शकों, इसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका भी रणनीति बना रहे हैं। सुनिए जरा। मैं राष्ट्रपति ट्रंप की बहुत तारीफ करता हूं। व्हाइट हाउस में वे हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। ईरान की परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिशों के खिलाफ अमेरिका के साथ हमारी ऐतिहासिक साझेदारी मेरे लिए बहुत अहम है। और मैं एक बार फिर जोर देकर कहना चाहता हूं, चाहे कोई समझौता हो या ना हो, जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। हमारे कीमती देश यानी हम सबके देश इजराइल के अस्तित्व पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। आपको सीधे लेकर चलते हैं झारखंड, जहां पर छात्रों का आंदोलन अब बीच मझधार में है, क्योंकि सोरेन सरेंडर तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं कर रहे। सीबीआई की जांच पर जब हेमंत ने नो कहा तो सवाल उठा, क्या सीबीआई जांच से हेमंत सोरेन सरकार डर गई है? आपको तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिखाइए। आज रांची में छात्रों की बातचीत हुई सरकार से और कई मांगों पर सरकार ने सहमति दे दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई मांगों पर बात बन गई है, लेकिन अब इंतजार है बाकी मांगों का। अगली तस्वीर दिखाइए। आज 16वां दिन है और अभी भी छात्र वहीं पर डटे हुए हैं। सुनवाइए जरा, इसका एम्बियंस सुनाइए। लेकिन दर्शकों, वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो से वीडियो कॉल पर बातचीत हुई सरकार के प्रतिनिधि की। सुनवाइए जरा। आज ये समाधान हो जीते हैं। अच्छा तबीयत कैसे है? थोड़ा सा कमजोरी है। अपना ध्यान रखिए। रिक्वेस्ट कर लोग बनाने दीजिए। यहाँ बातचीत आज हल निकल जाएगा, ठीक है ना? और बहुत बड़ा आंदोलन और लड़ना है, इसलिए स्वस्थ रहना है। हम लोग का बात मान के अनशन खत्म करिए, समाधान हम लोग निकालते हैं। ठीक है। डेलीगेट्स आएंगे और एक बार उन लोग से ये बात कर लेंगे आखिरी। हाँ। दर्शकों, आज कलाकार पीयूष मिश्रा भी समर्थन देने के लिए पहुंचे छात्रों को। सुनवाइए जरा, वहां क्या हुआ उस दौरान। जेनजीज में फर्क है, मतलब तुम्हारी भी जेनजीज जनरेशन है और वहाँ पर भी जेनजी जनरेशन थी। अब मैं बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहूँगा उस पर कि क्या हुआ क्या नहीं है, लेकिन पंगा था कुछ। तुम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, इनकलाब जिंदाबाद, बहुत बढ़िया कर रहे हो। लेकिन दर्शकों, अब देश भर से झारखंड के लोगों को समर्थन मिल रहा है। झारखंड के अलग अलग जिलों से छात्र तिरंगा लेकर आंदोलन को समर्थन देने पहुंच रहे हैं। दिखाइए जरा इस तस्वीर को। लेकिन इस तस्वीर को देखकर दर्शकों, अब खबर यह है कि कई बसों में पुलिस प्रशासन रोक लगा रहा है, छात्रों को जाने नहीं दे रहा। ये आरोप लगा रही है बीजेपी। सुनवाइए जरा। किया जा रहा है बार बार ताकि फोटो लिया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा बस में चढ़कर, जबकि ये बस गिरिडीह से रांची जा रही है और प्रशासन आकर के बार बार रोक रही है। अब दर्शकों, आपको बताते हैं, लिवर कैंसर से पीड़िता बबीता भी पीड़ित हैं वो, और वो भी प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, छात्रों को समर्थन दे रही हैं। दिखाइए जरा इन्हें। बहुत ही दुख होता है कि ऐसी सरकार कैसे आ जाती है जिसे ये भी नहीं पता कि हम उनके लोग हैं ना। ये भूख हड़ताल जो हम लोग के, जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग की भूख हड़ताल ऐसे ही रहेगी। रांची में तीसरे दौर की वार्ता के बाद भी छात्रों और सरकार के बीच कई मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। छात्र जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने पर अड़े रहे, वहीं सोरेन सरकार सीबीआई से जांच कराने को लेकर राजी नहीं हुई। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शांतिपूर्वक वो हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारी मांग सीबीआई इंक्वायरी है, हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे।
रांची में 16 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी का दावा है कि यहाँ कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। चीजों को समझिए आप लोग। त्रुटियां पाई गई है, एक्शन हुआ है, कार्रवाई चल रही है। सवाल ये कि कांग्रेस कोटे के मंत्री कैसे दावा कर रहे हैं कि झारखंड में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। करोड़ों में जेपीएससी की सीटों के सौदे वाले आरोप की जांच से सरकार डर क्यों रही है? हेमंत सोरेन क्यों कह रहे हैं आंदोलनकारियों को गुमराह किया जा रहा है? कैसे नौजवानों को झूठ सच बोल करके दिग्भ्रमित किया जाए, इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, अलग अलग जगह से छात्रों को समर्थन मिल रहा है, देश भर से समर्थन मिल रहा है और छात्रों के समर्थन में विधायक भी अनशन पर बैठ गए। दिखाइए जरा इनकी तस्वीर दिखाइए। इनका नाम जयराम महतो है। फोटो बना के फटाक से लेकिन दर्शकों आज सीबीआई जांच पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हेमंत सोरेन को हुआ क्या? क्या वो सीबीआई से डरते हैं इसलिए जांच से भाग रहे हैं? क्या हुआ दर्शकों मैं आपको बताता हूं। झारखंड में छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत है और दावा है कि सरकार ने छात्रों की 50% मांगों पर विचार किया है और उसे माना है, लेकिन कई प्रमुख मांगों पर अब भी गतिरोध बढ़ रहा है। छात्रों ने कहा उनका आंदोलन जारी रहेगा और सरकार ने कौन कौन सी मांगे मानी है ये आपको बताता हूं। जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सरकार ने सहमति जताई है। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी से करवाई जाएगी। आर्थिक मामलों की जांच में ईडी से भी कार्रवाई करवाई जाएगी। 90 दिन में जांच पूरी होने पर सहमति बन गई है। इतना ही नहीं, जेपीएससी में बड़े बदलाव की मांग पर भी सरकार सहमत हो गई है। अब जेपीएससी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी हो गया है। आयोग के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। दर्शकों आपको बताएं, अजीत भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हांसदा ने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब तीनों सदस्यों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है। लेकिन कुछ मांग हैं जो हेमंत सोरेन सरकार ने नहीं मानी है, इसलिए छात्र अभी भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। छात्रों से लगातार ये बातचीत में सामने आया कि वो सीबीआई जांच चाहते थे लेकिन सरकार नहीं मानी। सवाल है क्यों नहीं मानी? सरकार रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कराने को भी तैयार नहीं है, जबकि छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अब भी अड़े हुए हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर भी सरकार सहमत नहीं हुई है। सरकार ने कहा कि सीजीएल से जुड़े कुछ अभ्यर्थी पहले से नौकरी कर रहे हैं और इसलिए परीक्षा रद्द करने का मामला काफी जटिल है। सरकार की ओर से आंदोलन खत्म करने की मांग की गई लेकिन छात्र नहीं माने। छात्रों ने कहा कि मांग पूरी होने तक हम आंदोलन जारी रखेंगे और ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। सुनिए जरा। हमारा विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है शांतिपूर्वक, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शांतिपूर्वक वो हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारी मांग सीबीआई इंक्वायरी है, हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। हम लोग की जो मांगे थी उसमें से 50% से एबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। तीसरे दिनों की वार्ता और तमाम कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं जीपीएससी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को 2 तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं, मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पर बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन दर्शकों यहां पर 2 चेहरे हैं सरकार के। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको विस्तार से बताता हूं दर्शकों।
इधर छात्रों से बातचीत की जा रही, कहा जा रहा है कि हम आपकी मांग मान रहे हैं, लेकिन उधर शांतिपूर्ण कर रहे छात्रों से बहुत बड़ी तैयारी है दर्शकों, उनके आंदोलन को छीना जा रहा है। कैसे दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये आम सहयोग से आंदोलन चल रहा है, इसमें कोई नहीं है, ना कोई आजादी का नारा है, ना कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है, लेकिन बावजूद इसके पैलेट गन लेकर क्योंकि बड़ा प्रदर्शन है दर्शकों का, छात्रों ने कहा है कि हम विधानसभा घेराव के लिए जाएंगे तो वहां पर पुलिसकर्मी इस तरह से तैयार है। और दर्शकों मैं आपको बताऊं, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अभी तक आपने देखा है रांची में छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, वहां पर ना कोई गाली दे रहा है, ना कोई देश विरोधी नारे लगा रहा है, ना सनातन का अपमान हो रहा है। तो फिर सवाल ये कि छात्रों के लिए पैलेट गन आखिर किसने मंगाई, किसके ऑर्डर पर मंगाई, क्योंकि वहां पर कांग्रेस समर्थित सरकार है। रांची में छात्र 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे, यानी कल। छात्रों को रोकने के लिए सोरेन सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बीजेपी का आरोप है कि पैलेट गन के साथ जवानों की तैनाती की गई है। छात्रों को रोकने के लिए सोरेन सरकार ऐसा कर रही है। बीजेपी के दावे के बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई। बीजेपी पैलेट गन को लेकर अब राहुल गांधी से सवाल कर रही है, क्योंकि दिल्ली में पैलेट गन से कथित फायरिंग पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, संसद नहीं चलने दे रहा था, अमित शाह से जवाब मांग रहा था, जबकि पैलेट गन चली नहीं। राहुल कह रहे थे सिर्फ कि पैलेट गन पर अमित शाह को संसद में जवाब देना चाहिए। अब झारखंड में पैलेट गन के साथ जवान तैनात किए गए हैं। आखिर इस पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी चुप क्यों है? क्योंकि दिल्ली में पैलेट गन को लेकर सवाल उठाए, जबकि वहां पैलेट गन नहीं चली, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया। सुनिए अब इस पर क्या कहा गया। सरकार छात्रों के आंदोलन को झारखंड में कमजोर करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति तो अपना ही रही थी। उन्होंने उन सारे छात्र संगठनों को वार्ता के लिए बुला लिया था जो इस आंदोलन में भी शरीक नहीं थे और इत्तेफाक से सभी दल सरकार के सहयोगी थे, लेकिन आज तो उन्होंने हद कर दी। राजधानी रांची की सड़कों में पैलेट गन से तैनात सुरक्षा कर्मियों का उन्होंने डेपुटेशन किया। ये तस्वीरें हैं आज की, जिसमें पुलिसकर्मी पैलेट गन के साथ जो है वो रांची की सड़कों पर वो घूमते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या यहाँ SC, ST, OBC बच्चे जो ज्यादातर संख्या में धरने पर बैठे हैं, उनको खौफ आप दिखा रहे हैं? अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताता हूं 15 अगस्त की तैयारी देश भर में चल रही है, लेकिन दिल्ली में विशेष तैयारी है दर्शकों, क्योंकि आज आतंकियों का खात्मा करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। ये तैयारी कैसी है, पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। दिल्ली में आप देखें NSG ने पूरी दिल्ली को घेर लिया है। ये तस्वीर आपको बता रहे हैं, किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए NSG तैयार है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, कैसे दिल्ली में तैयारी हो रही है आपके सामने। दर्शकों आप देखिए NSG के कमांडोज आ गए, यहां देख रहे हैं आप, हथियार लेकर NSG के कमांडोज पूरी तैयारी में। दिखाइए फुल फ्रेम दिखाइए इसे। दिल्ली के कुछ चिन्हित इलाके हैं दर्शकों, जैसे कालका जी मंदिर, वहां पर NSG ने मॉक ड्रिल की है, वहां पर भी NSG के जवान लाव लश्कर के साथ पहुंचे। यानी अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश भी की तो उसे सबक सिखाया जाएगा। अब दर्शकों आपको एक और तस्वीर दिखाएं, 15 अगस्त से पहले चेकिंग बढ़ गई है। ये आप देखिए जरा, दिल्ली के व्यस्ततम इलाकों में पुलिस ने अपनी गश्त को बढ़ाया है और चेकिंग भी बढ़ा दी गई है। बाहर से आने जाने वालों की गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, जो गाड़ियां दूसरे राज्यों से आ रही हैं। और आपको अब एक और तस्वीर दिखाते हैं दर्शकों, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक पूरी तैयारी है, कोई भी गड़बड़ी अगर हुई तो एक्शन लिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में आर्मी और CRPF भी अलर्ट पर है। अब दर्शकों सोचिए आप, 15 अगस्त को लेकर ये तैयारी इसलिए की जा रही है क्योंकि भारत पर, दिल्ली पर नापाक निगाहें हैं। लेकिन ये नापाक निगाहें
कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि 15 अगस्त से पहले दिल्ली की सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। आपको बताऊं, आतंकी खतरे को देखते हुए बड़े स्तर पर आज मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में एनएसजी के कमांडो, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्वाट टीम शामिल हुई। आर्मी, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ और AAI की टीमें भी इसमें शामिल हुई हैं। नेहरू प्लेस, कालकाजी सहित कई इलाकों में आज ड्रिल की गई। एनएसजी ने संभावित खतरे को पलक झपकते ही खत्म कर दिया है। मॉक ड्रिल के दौरान बम धमाके से निपटने की भी प्रैक्टिस की गई है। दरअसल दिल्ली बम धमाकों के बाद राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। 15 अगस्त से पहले आतंकी खतरा कई गुना बढ़ जाता है। खुफिया एजेंसियों को आतंकी हमले का इनपुट भी मिला था, जिसके बाद एनएसजी और पुलिस ने 17 घंटे तक मॉक ड्रिल की दर्ज। ये बहुत बड़ी तस्वीर है। अब इसको लेकर पुलिस की पूरी तैयारी है। कोई भी गड़बड़ी अगर हुई तो उससे निपटा जाएगा और इसको लेकर 15 अगस्त तक विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए। भारत से कई लोग हैं जो बाहर नौकरी करने जाते हैं और उन पर अब खतरा मंडरा रहा है। दर्शकों, H-1B वीजा को लेकर क्या खतरा है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। दिखाइए जरा। अमेरिका ने भारत से बहुत महत्वपूर्ण मसला है दर्शकों, जिसको लेकर बातचीत की है। यह मसला है दर्शकों H-1B वीजा को लेकर, और आपको बताएं काफी ज्यादा भारतीयों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। उपराष्ट्रपति JD वेंस ने प्रधानमंत्री को फोन किया है और उनसे बातचीत भी हुई है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा इसे। दर्शकों, आपको बताएं लाखों की संख्या में भारतीय हैं जो H-1B वीजा लेकर जाते हैं, लेकिन अब उनकी नौकरी पर भी खतरा है और अमेरिका में रहने पर भी खतरा है। लेकिन यह पहला मौका नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है। अगली तस्वीर दिखाइए। अब खबर यह है दर्शकों की विदेश मंत्री मार्को रूबियो अमेरिका के और भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के बीच में भी बातचीत हुई है। यानी भारतीय विदेश मंत्रालय लगातार इस पर बातचीत कर रहा है। लेकिन आखिर अमेरिका की तरफ से यह फैसला क्यों लिया गया है और क्या है यह फैसला भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं उन पर कितना असर पड़ेगा, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। अमेरिका में भारतीयों की मुश्किल बढ़ने वाली है। कैसे? ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा नियमों में बदलाव पर विचार किया है। अब नौकरी छूटने पर H-1B वीजा के लिए 60 दिन की मोहलत नहीं मिलेगी। H-1B वीजा वाले व्यक्ति की नौकरी छूटेगी तो उसे अमेरिका छोड़ना ही पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप सरकार के इस फैसले का असर 5 लाख से ज्यादा भारतीयों पर पड़ने वाला है। इस नए नियम का प्रस्ताव व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट के पास है। दर्शकों, ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट से मंजूरी मिलने के बाद यह नियम लागू किया जाएगा। H-1B वीजा किसी प्रोफेशनल्स को मिलता है जो अमेरिका में किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाते हैं। यह वीजा 3 साल का होता है और इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन किसी कंपनी से H-1B वीजा कर्मचारी की नौकरी अगर चली जाती है तो अमेरिकी सरकार उसे 60 दिन अमेरिका में और रहने की इजाजत देती है, ताकि H-1B वीजाधारी किसी दूसरी अमेरिकी कंपनी में काम को तलाशें। अब अमेरिकी प्रशासन 60 दिन की यह मोहलत खत्म करने जा रहा है। मतलब अगर वहां रहने वाले भारतीयों की नौकरी गई तो आपको अमेरिका तुरंत छोड़ना होगा, आपको मोहलत नहीं मिलने वाली है। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं इसे लेकर बड़ी तैयारी की है और अब भारतीय सरकार भी इसको लेकर बातचीत कर रही है। लेकिन आपको बताते हैं दर्शकों कि आखिर कितने प्रतिशत भारतीय अमेरिका में काम करते हैं। H-1B वीजा में भारत नंबर 1 के पायदान पर है। 73% भारतीय अमेरिका में जाते हैं और वो H-1B वीजा होल्डर है। दूसरे नंबर पर नाम आता है चाइना का। 12% चीन के लोग जाते हैं जो H-1B वीजा धारक है। और आपको बताएं तीसरे नंबर पर आता है कनाडा। 1% लोग जाते हैं अमेरिका, पास हैं लेकिन मात्र 1% लोग जाते हैं। दक्षिण कोरिया से भी 1% लोग अमेरिका में जाते हैं। और फिर आखिरी में नंबर आता है दर्शकों फिलीपींस का, जहां 1% लोग जाते हैं, लेकिन 73% भारतीय हैं, इसलिए इसका सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है। अन्य देशों के भी 12% लोग वहां पर पढ़ने और नौकरी के लिए जाते हैं। सुनाते हैं आपको इसे लेकर क्या कहा गया। मैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों के योगदान को मानता हूं। भारतीय कंपनियों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 20 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। हम चाहते हैं यह आंकड़ा और बढ़े।
अभी जो भी बदलाव हो रहे हैं वो अमेरिका में हमारे माइग्रेशन सिस्टम को आधुनिक बनाने का काम हो रहा है। वह सिर्फ भारत के लिए नहीं है, यह ग्लोबल है और पूरी दुनिया में लागू हो रहा है। हम आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका में माइग्रेशन से जुड़ा संकट रहा है। ऐसा भारत की वजह से नहीं है, बल्कि मोटे तौर पर पिछले कुछ सालों में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में आए हैं और हमें इस चुनौती से निपटना पड़ा है। एक देश के तौर पर आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके राष्ट्रीय हित में होना चाहिए और इसमें आपकी इमिग्रेशन पॉलिसी भी शामिल है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। सावन का महीना चल रहा है। देश भर में अलग अलग जगह ज्योतिर्लिंग पर कांवड़िए जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। और दर्शकों, आपको बताते हैं इसके लिए क्या एडवाइजरी जारी की है। कई लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने का भी काम कर रहे हैं। आपको आज एक एक तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन देखिए देश भर से आई कांवड़ियों की तस्वीर। आज कावड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कावड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है। अब दर्शकों, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देखिए, हरिद्वार की तस्वीर है। ये जन सैलाब आया है कांवड़ियों का। दावा किया जा रहा है कि 3 करोड़ से ज्यादा की संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर निकले हैं अपने अपने लक्ष्य की ओर, गंतव्य की ओर। अब मैं आपको बताता हूं अनोखे कांवड़ जो निकल रहे हैं। ये आप देखिए, शिव भक्त जो आंखों पर पट्टी बांध कर आए। दिखाइए जरा इसे। कई लोग संकल्प कावड़ लाए हैं दर्शकों। ये देखिए, संकल्प था कि किलो पर जाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, कई मौलाना हैं जो इस पर सवाल उठाते हैं। ये आप देखिए कितना संघर्ष। और ये 1-2 किलोमीटर नहीं, 150 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं। ये कावड़ यात्रा आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, कुछ अनोखी कावड़ भी आई है और विशेष तौर पर यूपी में बुलडोजर भी कावड़ यात्रा में शामिल किया गया है। अब बुलडोजर की कावड़ यात्रा भी आप देख सकते हैं। इसमें भी बड़ी संख्या में कावड़िए शामिल हुए हैं। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं दर्शकों। बड़ों से लेकर बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी कावड़ यात्रा में शामिल हुए। देखिए आप, छोटी बच्ची भी कावड़ लेकर चल रही है और इसकी भी तस्वीर आज सामने आई है। मूव कीजिए इसे, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए दर्शक, कई स्पोर्ट्समैन भी हैं जो कावड़ यात्रा में शामिल हुए। देखिए आप, स्कीटर्स कावड़ यात्रा में शामिल हुए। फुल फ्रेम दिखाइए। कुछ कावड़ यात्री अपने साथ पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर लेकर भी चल रहे हैं। देखिए आप, पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर भी वो साथ में लेकर चल रहे हैं। अब इधर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है और इधर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है दर्शकों और कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है। यानी कांवड़ को लेकर पूरी तैयारी। रास्ते अलग अलग, अंदाज अलग अलग, शहर भी अलग, परंपराएं भी अलग अलग, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, वो हैं महादेव। सावन के पवित्र महीने में आम रास्ते आस्था के पवित्र पथ बन जाते हैं। भक्त खुद श्रद्धा का रूप बन जाते हैं और ये है सावन के महीने में भोले के भक्तों की कावड़ यात्रा। कहीं नोटों की कावड़ है, कहीं तेजस बाइक कावड़ बनी है, कहीं डीजे की धुन में कावड़िए नाच रहे हैं। नेता, विधायक, मंत्री सब इन कावड़ियों की सेवा में जुटे हैं।
आस्था का ऐसा सैलाब साल में सिर्फ एक बार दिखाई पड़ता है, जिसमें हर बार की तरह इस बार भी हजारों लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था का जल लेकर भगवान भोले को प्रसन्न करने निकले हैं। लेकिन दर्शकों, कुछ लोग हैं जो अलग तरह से कावड़ को बदनाम करना चाहते हैं और उन पर पूरी एक्शन की तैयारी है। दर्शकों, आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश से एक घटना सामने आई जिसने चिंता में डाल दिया। हरिद्वार से लगभग 3 करोड़ शिव भक्त जल लेकर रवाना हो चुके हैं। उम्मीद है शिवरात्रि तक कुल 4 से 4.5 करोड़ कावड़िए जलाभिषेक करेंगे। इसलिए यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कावड़ियों के लिए खास व्यवस्था की गई है। एक तरफ आसमान से कावड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जमीन पर सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। कावड़ यात्रा के लिए कंट्रोल रूम से निगरानी भी की जा रही है। इस बीच कुछ लोग कावड़ यात्रा में विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। दर्शकों, बरेली में कावड़ मार्ग पर मांसाहारी बिरयानी की दुकान चलाई जा रही है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पहले 1 किलो चिकन बिरयानी खरीदी टेस्ट करने के लिए और फिर प्रशासन हरकत में आता है। उसके बाद एक्शन भी लिया गया है। दर्शकों, प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और कार्रवाई की है। मौके से आरोपी दुकानदार को भी हिरासत में लिया गया है। सावन में पहले ही प्रशासन ने हाईवे के किनारे मांस की बिक्री पर रोक लगाई थी। बावजूद इसके दुकान पर धड़ल्ले से चुपके से नॉनवेज बिरयानी की बिक्री की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान हाईवे पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रशासन ने संदेश दिया कि उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, वो कोई भी क्यों ना हो। और इसे लेकर योगी आदित्यनाथ भी बयान दे चुके हैं। सुनिए जरा। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, सबका एक ही धुन है, शिवमय वातावरण। कितना आनंददायक था। 17 के पहले समाजवादी पार्टी इस कावड़ यात्रा को निकलने नहीं देती थी। हम लोग आए, हमने कहा भी कावड़ यात्रा को कौन रोक सकता है। कावड़ यात्रा निकलेगी, अनुशासन के साथ निकलेगी, गौरव के साथ निकलेगी। जब भी हम किसी युवा के सामने से कोई आदर्श दूर कर देते हैं तो उस युवा को गौरव की अनुभूति से दूर करने का पाप करते हैं। शिव की भक्ति हम सबके लिए एक प्रेरणा है। वहां जाति पाति का बंधन दूर हो जाता है। हर व्यक्ति एक दूसरे को भोले का संबोधित करते हुए चलता है। और क्या लोगों में उत्साह है। 180 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, कोई थकान नहीं, कोई शिकन नहीं। शिव की भक्ति है और महादेव के प्रति समर्पण का वह भाव है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वही किया है। ये आप देखिए, जो चिकन बिरयानी वाली दुकान थी दर्शकों, उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। देखिए आप, ये बुलडोजर चल रहा है, फुल फ्रेम दिखाइए। ये चुपके से बिरयानी बेची जा रही थी, इसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। सावन में चलो, देखो चिकन बिरयानी पूरा भगवान जी भैया, इनके अंदर भगवान रखा पूरा। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, एक तरफ कावड़ यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ आज हिंदूवादी संगठन और कई साधु संतों ने कार सेवा की शुरुआत कर दी। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दावा किया गया है कि 6 दिसंबर को कार सेवा होगी। आज कुछ साधु संत पहुंचे। दर्शकों, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसको लेकर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। दर्शकों, दावा किया जा रहा है चित्रगुप्त पीठाधीश्वर जो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं कार सेवा के लिए। दिखाइए जरा इसे। सेवा की घोषणा की जाती है 6 दिसंबर को सब लोग आपका सहयोग चाहिए। जैसे हमने राम मंदिर बनाया, कृष्ण मंदिर की उसी दिन से हम शुरू करेंगे। बोलो श्री। अब दर्शकों, इधर कार सेवा की बात हो रही है तो मौलाना रशीदी ने भी इस पर सवाल उठाए। सुनिए जरा।
संतों ने ऐलान किया है कि 6 दिसंबर को मथुरा काशी की तरफ कार सेवा लेकर जाएंगे। ये वही कार सेवा है जिसने 1992 में बाबरी मस्जिद को ढा दिया था। क्या दोबारा वही इल्लीगल काम मथुरा और काशी के लिए होने जा रहा है? ये सोचने का विषय है। और फिर मोहन भागवत का वो बयान कि बाबरी मस्जिद का एक मामला था जो हो गया, अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना? क्या अदालत से बना हुआ कानून भी इन लोगों के सामने कुछ नहीं है? मैं तो कहता हूं कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अब दर्शकों, इसे लेकर भी कार्रवाई की बात की जा रही है। देखना होगा इस मामले पर साधु संत क्या कहते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है प्रेमानंद जी महाराज से। वो कहते हैं, नशा जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इससे न केवल शरीर कमजोर होता है बल्कि मन हमेशा तनाव, चिंता, अवसाद और अशांति में रहता है। व्यक्ति अपना आत्मनियंत्रण खो देता है, परिवार, रिश्ते और भविष्य को भी नुकसान पहुंचाता है। जो लोग नशे से दूर रहते हैं वे मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत, शांत और खुश रहते हैं। सही मार्ग पर चलना और सद्गुण अपनाना ही असली जीवन है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा।